देखिए, कल आपका शुरू किया गया था एविडेंस में धारा 40 से लेकर 40, बात न करिए हो। सेक्शन 40 से लेकर आपका 44 तक। इसमें आपका फिर एक बार देखिए, 5 मिनट तब आगे बढ़ा जाए। सेक्शन 40 तक बताया गया था, फिर एक बार इसको देखिए। जो न्यायालय के निर्णय होते हैं पूर्ववर्ती, यानी कि जो प्रीवियस जजमेंट होते हैं, उन्हें सेक्शन 40 से लेकर 44 तक में रेलेवेंट बनाया गया है। पहला नियम जो जानना है। फिर आपका दूसरा नियम जो 43 से निकलता है, वह एक सामान्य नियम निकलता है और जनरली या मामूली तौर पे या सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों के आधार पर न्यायालय को निर्णित करना चाहिए, न कि पूर्ववर्ती उदाहरण के आधार पर। यानी कि सामान्य नियम ये हैं कि जो प्रीवियस जजमेंट मामलों में आए हैं, उनका नए मामलों में यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मामले को उसके स्वयं के फैक्ट के आधार पर डिसीजन देना चाहिए। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। 5 ऐसी कंडीशन 43 में दी गई हैं, जहां के जो प्रीवियस जजमेंट हैं, पूर्ववर्ती न्यायालय के जो पूर्ववर्ती निर्णय हैं, उन्हें रेलेवेंट बनाया गया है और साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है। वे 5 दशाएं पहले याद रखिए। अगर निर्णय धारा 40 में सेट हो जाए, 41 में सेट हो जाए, 42 में सेट हो जाए, या निर्णय पर ही विवाद हो कि ये निर्णय दिया गया था कि नहीं, या निर्णय आपका जजमेंट के रूप में प्रस्तुत ही न किया जाए, बल्कि अन्य किसी सेक्शन में दूसरे रूप में या दूसरे फॉर्म में लाया जाए। यानी कि लास्ट आपका जो अन्यथा सुसंगत है, उस पर भी हम 2-3 उदाहरण बताएंगे कि 40 से 44 तक में न लाकर किसी अन्य धारा में आप किसी अन्य रूप में उसे प्रस्तुत करिए, तब वह सुसंगत हो सकता है। इन 5 दशाओं के सिवाय कोई पूर्ववर्ती निर्णय रेलेवेंट नहीं होगा। ये आपका सिद्धांत याद रखिए। फिर आपका दूसरा सिद्धांत बताया गया था, ये भी पूछा जाता है। इसमें एक एक्सेप्शन छूट गया था कि सामान्यतः उसी विषय पर अगर सिविल न्यायालय ने निर्णय पहले दे दिया और उसी विषय पर क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो वह सिविल न्यायालय का निर्णय क्रिमिनल कोर्ट में रेलेवेंट नहीं होगा, यानी कि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। बैठिए भाई, जगह है ना, बैठिए, इधर अंदर बैठने दीजिए। आपका प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। फिर दूसरा आपका जो पूछा जाता है, ये भी पूछा जा चुका है कि जो क्रिमिनल मामलों में जजमेंट दिया जाता है, वह सिविल मामलों में रेलेवेंट नहीं होगा। भले ही उसी विषय पर दिया गया हो, लेकिन इसका एक अपवाद था और वही अपवाद आपको जानना है। अगर आपराधिक मामला था, अभियुक्त ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, यानी कि बताया गया था कि कन्फेशन कर लिया, संस्वीकृति कर लिया, और उस संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध किया गया है, कन्विक्ट किया गया है, तो वह जो क्रिमिनल मामलों में ऐसा जो निर्णय होगा, उसी विषय पर अगर कोई सिविल मामला चल रहा है, तब ऐसा क्रिमिनल निर्णय रेलेवेंट होगा सिविल मामलों में। यानी कि फिर एक बार इसको समझिए, थोड़ा शब्द इधर उधर हो गया, फिर सीधे शब्द में समझिए। अगर एक ही विषय है, उसके लिए आपका सिविल और आपराधिक दोनों मामले चल रहे हैं। अब उदाहरण से बता दिया जाए, जैसे कि डिफेमेशन, यानी कि मानहानि का मामला था,
इधर अभियुक्त के खिलाफ क्रिमिनल कार्यवाही चल रही थी और उधर अपकृत्य विधि के तहत सिविल कार्यवाही, आपराधिक कार्यवाही में मांग की गई थी कि इन्होंने हमारी मानहानि की है, इन्हें सजा दी जाए, और सिविल कार्यवाही में मुआवजे की मांग की गई थी। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपराधिक मामलों में अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, यानी कि अगर अभियुक्त ये स्वीकार कर ले कि मैंने इनकी मानहानि की और क्रिमिनल कोर्ट द्वारा वह सजा पा जाता है, तो ऐसा जो निर्णय है वह आपका अब सिविल मामलों में भी क्या होगा, रेलेवेंट। एक ही अपवाद है, याद रखिएगा। अगला नियम चला जाए, सामान्यतः कोई भी निर्णय से कौन बाउंड होता है, कौन बाध्य होता है, यानी कि निर्णय का प्रभाव पूछ सकता है। तो निर्णय का दो प्रभाव होता है, एक जजमेंट इन पर्सोनम और दूसरा जजमेंट इन रेम। फिर याद रखिए, जजमेंट इन पर्सोनम का मतलब बताया गया था व्यक्तिबंधी निर्णय। व्यक्तिबंधी निर्णय का मतलब जो वादी प्रतिवादी हैं, यानी कि केवल और केवल वाद के पक्षकार और उनके विधिक प्रतिनिधि जिस निर्णय से बाध्य हैं, वह निर्णय क्या कहलाता है, जजमेंट इन पर्सोनम। और पूरा विश्व बाध्य हो तो उसको हम कहते हैं जजमेंट इन रेम। अब यहाँ जो पूछा जाता है क्वेश्चन कि जजमेंट इन रेम का प्रावधान किस सेक्शन में किया गया है, तो आज बताया ही जाएगा 41। इसको हिंदी में कहते हैं विश्वव्यापी निर्णय, लोकलक्षी निर्णय, सर्वबंधी निर्णय, या ऐसा निर्णय जो पूरे विश्व को मानने के, जो पूरा विश्व मानने के लिए बाध्य हैं, केवल पक्षकार नहीं। तो ये मामला किस सेक्शन में जाएगा, तो आपका जवाब रहेगा 41 में। अगला कंसेप्ट बनाइए, सामान्यतः किसी निर्णय से आपका वाद के पक्षकार और उसके विधिक प्रतिनिधि ही प्रभावित होते हैं, लेकिन दो धाराएं ऐसी हैं जहां की थर्ड पर्सन यानी कि अन्य लोग भी प्रभावित होंगे निर्णय से। ये भी नया मॉडल बन सकता है, और ये जो मॉडल है ये 41 मार्क कराएंगे और 42। 41 में हम अभी बताएंगे, 42 में पब्लिक नेचर के मामलों में दिया गया निर्णय, उससे भी आपका लोक पर प्रभाव पड़ेगा। और 41 तो अभी बताएंगे ही, यानी कि दो सेक्शन और याद रखना है जहाँ की निर्णय से केवल पक्षकार नहीं बल्कि थर्ड पर्सन भी क्या होता है, प्रभावित या बाउंड या बात। तो कौन कौन धारा मारेंगे, 41 और 42। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि जजमेंट का एविडेंशियल वैल्यू किस सेक्शन में दिया गया है, तो वह आपका सेक्शन जवाब रहेगा 44 में। फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि किसी पूर्ववर्ती निर्णय पर ऑब्जेक्शन या आपत्ति का प्रावधान एविडेंस में किस धारा में किया गया है, तो आपका फिर जवाब रहेगा 44। फिर नया मॉडल बन सकता है कि प्रांग न्याय या रे जुडिकेटा को विफल करने के लिए एविडेंस की किस धारा का सहारा लिया जा सकता है, तो 44। फिर आपका क्वेश्चन बन सकता है किसी पूर्ववर्ती निर्णय को कितने आधारों पर चैलेंज किया जा सकता है वैलिडिटी की, तो 3 आधार सेक्शन पूछेगा तो फिर 44। तो तीनों आधार रट कर जाइएगा, कल बताया भी गया था भूमिका में। पहला न्यायालय की अक्षमता, दूसरा फ्रॉड किया गया, और तीसरा साठगांठ या साजिश या दुहसन। यानी कि 3 ऐसे आधार हैं जहां कि आप किसी पूर्ववर्ती निर्णय को
चैलेंज कर सकते हैं। और जैसे ही आपने चैलेंज किया, इन तीनों में से किसी एक आधार को प्रूव कर दिया, तो वह निर्णय निरस्त हो जाएगा। अब जब निर्णय बचा ही नहीं, अस्तित्व ही निर्णय का नहीं रहा, तो क्या वह सुसंगत होगा कि नहीं? नहीं। और क्या वह प्रांग न्याय का काम करेगा कि नहीं? नहीं। इसके बाद आ जाइए, बैक होइए धारा 40 पर क्वेश्चन बनता है। भूमिका जरूर याद रखिए भाई, इसी से आपका क्वेश्चन 90% मिल जाना चाहिए जो अब तक के इतिहास में आया है। सेक्शन 40 में जितने सिद्धांत हैं सबको याद करिएगा। पहला सिद्धांत रेस जुडिकेटा या पूर्व न्याय या प्रांग न्याय एविडेंस की किस धारा में है? तो 40 में। फिर पूछेगा आपका कि प्रायर कन्विक्शन या प्रायर एक्विटल किस सेक्शन में सुसंगत होते हैं? यानी कि पूर्व दोष सिद्धि और पूर्व दोष मुक्ति, ये 40 मार्क कराइएगा। फिर आपका पूछा जाएगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड या दोहरे जोखिम या दोहरे कारावास या दोहरे संकट से संरक्षण किस सेक्शन में है? फिर भी 40 मारना है सेक्शन। फिर आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट विक्स वैक्सरी, यानी कि एक ही वाद हेतु के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार तंग नहीं किया जाएगा। एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। विक्स वैक्सरी आए तो कौन सी धारा मार कर आएंगे? 40। इतना सिद्धांत याद रखिए। अब फिर एक बार शुरुआत किया जाए। आपका 43 से हम उठाते हैं हल्का सा, 43 से। तब आपका 43 ये बताती है कि सामान्य नियम ये है कि न्यायालय ने जो पहले किसी मामले में फैसला दिया है वह बाद वाले मामलों में रिलेवेंट नहीं होगा। हेलो। 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 जा रहे हैं ना? तो हो सकता है वहाँ का किसी का नेटवर्क खराब होगा, तब भी आवाज़ नहीं जाएगी। अगर वहाँ थोड़ा दिक्कत हो तब भी आवाज़ नहीं जाएगी भाई। देखिए आपका आवाज़ जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपका फिर आपका 43 से शुरुआत करिएगा। जब भी शुरुआत करिए, मैं फिर बता दूं, सामान्यतः कोई पूर्ववर्ती निर्णय विसंगत होता है, यानी कि एविडेंस में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लेकिन 5 इसके अपवाद हैं जहां की न्यायालय द्वारा दिया गया पूर्ववर्ती निर्णय एविडेंस में पेश किया जा सकता है, यदि वह धारा 40 में आ जाए, यदि वह धारा 41 में आ जाए, 42 में आ जाए, या निर्णय ही विवादक तथ्य हैं, यानी कि फैक्ट इन इशू है, या अदरवाइज वह सुसंगत हो। तो अदरवाइज होता क्या है बताया जाएगा। तो यानी कि धारा 40 में आ जाए तब सुसंगत। तो धारा 40 क्या कहते हैं, अब शुरू किया जाए। न्यायालय द्वारा दिया गया ऐसा पूर्ववर्ती निर्णय जो किसी पश्चातवर्ती मामले के या तो संज्ञान पर रोक लगाता है या विचारण पर रोक लगाता है। यानी कि न्यायालय दूसरे मामले का न तो कॉग्निजेंस करेगा न विचारण करेगा। पहले एक बार निर्णय दिया जा चुका है और वह निर्णय मौजूद है, और उस निर्णय का नेचर ये है कि पश्चातवर्ती मामले के
ग्रहण करने पर न्यायालय को रोक देता है या विचारण करने पर, तो ऐसा पूर्ववर्ती निर्णय साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्यों किया जाएगा? ताकि न्यायालय को बाद वाला मामला स्वीकार करने से ही रोक दिया जाए या क्या करने से रोका जाए? विचारण। तो बताइए, संज्ञान पर रोक लगाने वाले निर्णय सुसंगत हैं पूर्ववर्ती कि विचारण पर कि दोनों पर? दोनों पर। संज्ञान का मतलब स्वीकार करना, यानी कि न्यायालय इस मामले को स्वीकार ही न करे क्योंकि इस मामले में एक बार पहले फैसला क्या हो चुका है? आ चुका है। दूसरा, विचारण, यानी कि सुनवाई ही न करे। क्यों न करे? क्योंकि इस मामले में एक बार पहले सुनवाई करके फैसला आ चुका है और एक ही वाद हेतु के लिए हमें एक से अधिक बार तंग न किया जाए, परेशान न किया जाए, ये नियम है। अब कब कोई पूर्ववर्ती निर्णय संज्ञान पर रोक लगाएगा, कब विचारण पर रोक लगा देगा, ये एविडेंस से कवर नहीं होगा। अगर सिविल मामला है तो धारा 10 संज्ञान विचारण पर रोक, धारा 11 सीपीसी के संज्ञान और विचारण दोनों पर रोक, और विदेशी निर्णय है तो कब रोकेगा न्यायालयों को? तो सेक्शन 13 सीपीसी। अगर आपराधिक मामला है तो ये अलग से कवर होगा। सीआरपीसी की धारा 300 के क्लाज 1 को साबित करना पड़ेगा या संविधान का अनुच्छेद 20 का कौन सा क्लाज बताया गया? 2। या पुलिस एक्ट में जाइए तो वहाँ भी है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। तो कौन सी धारा पुलिस अधिनियम की बताई गई थी? 36। यानी कि पुलिस अधिनियम में भी पूछ सकता है भाई कि विश्व एक्सरी का सिद्धांत कहाँ है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी कहाँ है, ये पूछ सकता है। या एक ही वाद है, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी। तो जो भी सिद्धांत ऐसा पूछे तो आप कौन सा सेक्शन मार कर आएंगे? सेक्शन पुलिस एक्ट का सेक्शन 36। जो 36 की लास्ट लाइन है, एक लाइन बस लिखा गया है, उसी में ये बात समाहित है, एक लाइन में। अब आइए 41 देखा जाए। 41 की पहले भूमिका देखिए 2-4 मिनट, वैसे भूमिका से ही क्वेश्चन आ जाना चाहिए। जहाँ तक 41 की बात है, पहला नियम याद रखना है कि जो ये सेक्शन 41 है ये जजमेंट इन रेम के बारे में है। तो जो क्वेश्चन आपका कई बार पहला पूछा गया है, वह क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में जजमेंट इन रेम का प्रावधान है? इसको हिंदी में कहा जाता है विश्वव्यापी निर्णय, या आप कह सकते हैं लोक लक्षी निर्णय, ये भी कह सकते हैं। अब पहले लोक लक्षी निर्णय समझिए तब आगे बताया जाए भाई। लोक लक्षी या विश्वव्यापी निर्णय, कौन निर्णय लोक लक्षी या विश्वव्यापी कहलाते हैं? पहले इनको देखिए। विश्वव्यापी निर्णय का मतलब ऐसा व्यापी या सर्वबंधी निर्णय। सर्वबंधी निर्णय केवल 4 विषयों पर दिए जा सकते हैं। यानी कि अगला क्वेश्चन आया कि सेक्शन 41 में
कितने विषय हैं जिन पर दिया गया फैसला जजमेंट इन रेम माना जाएगा। तो विषय पूछ ले तो कितना विषय मारेंगे, 4। अब अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन आपको जो 41 से बनाना है वह आपका, ये तो 4 विषय याद करना है। अब 41 पर जो अगला क्वेश्चन आपका बनाना है, पिछली बार यूपीजे में आया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किन किन धाराओं के तहत कंक्लूसिव प्रूफ या निश्चायक सबूत का प्रावधान है। तो पहले आप कंक्लूसिव प्रूफ एक लाइन समझिए कंसेप्चुअल। तो 3 धाराएं हम बताते हैं और तीनों को हल्का हल्का हम यहीं बताएंगे। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, मैं बता दूं। फिर एक बार देखिए, कंक्लूसिव प्रूफ या निश्चायक सबूत या अकाट्य तर्क या निर्विवाद प्रमाण, यानी कि ऐसा प्रमाण जिसका खंडन या कंट्राडिक्शन करने का हक नहीं होता, उसी को हम निश्चायक सबूत कहते हैं। यानी कि निश्चायक सबूत, तो कुछ निर्णय भी निश्चायक सबूत होते हैं, कुछ अनुमान भी होते हैं। तो एक अनुमान आपका बताया जाए, अब कल बताया भी गया था भूमिका में, आईपीसी की धारा 82 से उठाया जाए। यदि एक बात न्यायालय में साबित हो जाती है, यानी कि एक फैक्ट न्यायालय में प्रूफ हो जाता है, यह कि बच्चा यानी कि शिशु या चाइल्ड जिस समय ऑफेंस किया था उसकी एज 7 ईयर से कम थी, तो न्यायालय इस बात का अनुमान लगाएगा, ये अनुमान अकाट्य होगा, यानी कि निश्चायक सबूत होगा ये इस बात का कि बच्चा अपराध करने में अक्षम है। लाख आप दिखाइए कि हजूर 6 वर्ष का है, बहुत तेज तर्रार है, बड़े बड़े सीनियरों को क्या किया है, ध्वस्त कर दिया है। जैसे यहाँ भी एक दो लोग आपका सीनियरों से क्वेश्चन पूछने लगे, सीनियर परेशान हो गए। तो परेशान नहीं हुआ जाता भाई, अच्छी बात है कि किसी जूनियर को क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तभी तो वह सीनियर से पूछ रहा है। अगर सब कुछ आ ही जाता तो क्यों पूछता। तो सीनियरों को तो चाहिए कि भाई जूनियर लोगों को आपका संतुष्ट करे अपने जवाब देकर। न आए तो जाकर खोजें किताब में, हमसे पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये कि उसको भरमा दें, डांट दें, तो खुद तो आता नहीं और डांट कर आप क्या किए। तो डांट देंगे तो ये थोड़े होगा कि वह जान नहीं पाएगा आंसर, आंसर तो जान ही जाएगा किसी तरह। अगर ललक हो कि हम इस क्वेश्चन को हर हाल में क्या करेंगे, जानेंगे। तो भाई छुपाने से ज्ञान आपका मैं बता दूं बढ़ता नहीं कूढ़ता है। जैसे वही आपका कुएं का मेढक है, और ज्ञान जो पूछे भाई बताइए, इसमें कोई मने शर्माने की बात नहीं है। न आए तो उसको भी प्रेम से स्वीकार करिए कि हम देख कर क्या करेंगे, बताएंगे। हम भी कहते हैं कि नहीं आता तो भाई देख कर बताएंगे। अगला ये नियम देखा जाए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 3 धाराओं में कंक्लूसिव प्रूफ घोषित किया गया है मामलों को। पहले तो 41 है कि 4 विषयों पर अगर सक्षम न्यायालय ने अंतिम निर्णय डिक्री आदेश दे दिया है तो वह कंक्लूसिव प्रूफ होगा। दूसरा आपका हो गया 112, यानी कि अगर किसी स्त्री और पुरुष के बीच वैलिड मैरिज हुई थी और वैलिड मैरिज के दौरान या डाइवोर्स के 280 दिन के अंदर इस बीच स्त्री ने री मैरिज न किया हो, स्त्री को कोई शिशु पैदा होता हो, तो यह इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि उस शिशु का धर्मज पिता, औरस पिता, जायज पिता वह पुरुष है जिससे विवाह कायम है या जिससे विवाह हुआ था।
तो ये भी निश्चायक सबूत 141 में मिला, फिर 112 में मिला, और फिर 113 जो अब अवैध हैं, इसका साक्ष्य में अब कोई महत्व नहीं है। यानी कि 3 धाराएं याद रखिएगा। पिछली बार का जे का क्वेश्चन है कि एविडेंस में कंक्लूसिव प्रूफ किन किन धाराओं में, तो 41, 112, 113 रट्टा मार कर जाइए। आगे चला जाए, जहां तक एविडेंस की धारा 41 की बात है, 41 में 4 विषय दिए गए हैं। फिर एक बार कंसेप्ट अगला बनाइए। कितने विषयों पर दिए गए निर्णय कंक्लूसिव प्रूफ या निश्चायक सबूत या लोकलक्षी या सर्वबंधी निर्णय माने जाते हैं, तो आपका जवाब रहेगा 2, 3, 4 दे देगा। कितने विषय पर? 4। तो अब जो क्वेश्चन आपका नया मॉडल उत्तराखंड पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर दिया गया निर्णय कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा, निश्चायक सबूत नहीं होगा, तो उसमें आपका 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो बेयर एक्ट का देगा और 1 बाहर का रहेगा। तो पहले बेयर एक्ट में चारों पढ़ लिया जाए, तब तो बाहर चला जाए भाई, पहले तो ये पढ़ा जाए। लेकिन मॉडल ऐसा उत्तराखंड बना रखा है। तो दूसरा जो अगला मॉडल यहाँ बनता है वो क्रम मिलाने के लिए आता है। जो उत्तराखंड ने क्रम मिलाने के लिए बताया है कि निम्नलिखित में से धारा 41 के तहत कौन सा क्रम सही है, तो भाई प्रयास ये करिए कि जो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 4 विषय हम बताएंगे अभी 1-2 मिनट और सही, वो क्रम याद करके जाइए। मैं बता दूं, क्रम जरूर याद करके जाइए। कहाँ कहाँ क्रम आपको याद करना है ये भी मैं बता देता हूँ। एक तो प्रियम्बल में क्रम याद करके जाइए शुद्ध रूप से, स्वतंत्रता हुआ, समता हुआ, इत्यादि बातें क्रम याद कर लीजिए। दूसरा जो क्रम पूछा जाता है एविडेंस के प्रियम्बल से पूछा जाता है, वह भी क्रम याद करके जाइए। और 41 एविडेंस में भी क्रम याद करके जाना है। फिर 45 में हम क्रम बताएंगे 5 विषयों पर एक्सपर्ट की ओपिनियन, उसमें भी लाइन बाय लाइन क्रम क्या करना है याद। अगला मॉडल आइए। इन 4 विषयों पर अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, अब यहाँ जो फंसा सकता है, अंतरिम निर्णय डिक्री आदेश पारित किया हो कि अंतिम, यानी कि इंटरिम निर्णय डिक्री आदेश निश्चायक सबूत होगा कि फाइनल डिक्री ऑर्डर या जजमेंट, तो आपका जवाब रहेगा अंतरिम नहीं बल्कि क्या हो, अंतिम। सतर्क रहिए, अंतरिम नहीं बल्कि निर्णय क्या हो या डिक्री आदेश फाइनल हो, तो अंतिम डिक्री कब कहलाएगी, जब अब आगे सुनवाई की आवश्यकता हो कि न हो और पूरा मामला अब क्या हो गया हो, निपट गया हो। तब आइए 41 शुरू किया जाए। जितने क्वेश्चन मॉडल बन सकते हैं वह बताए गए। देखिए आपका प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति। देखिए क्या कहा गया है, किसी सक्षम न्यायालय के, पहला है प्रोबेट विषयक, दूसरा है विवाह विषयक, तीसरा नवाधिकरण विषयक और चौथा दिवाला विषयक। तो पहले तो क्रम याद रखिए, निर्णय किसने दिया हो, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, कि आपका जो कोर्ट कॉम्पिटेंट हो या कॉम्पिटेंट न हो, यानी कि कॉम्पिटेंट हो। अब देखिए यहाँ भी एक क्वेश्चन और बनता है भाई आपका, भूमिका में एक क्वेश्चन अभी और छूट गया है प्री का, उसको भी बता दिया जाए, क्योंकि बेयर एक्ट बताते समय अब भूमिका की बातें नहीं चलती हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि लोकलक्षी निर्णय या विश्वव्यापी निर्णय या सौरबंधी निर्णय को किन आधारों पर चैलेंज किया जा सकता है। तो लोकलक्षी निर्णय को आपका
किन किन आधारों पर आप चैलेंज कर सकते हैं। तो चाहे व्यक्तिबंधी निर्णय हो, यानी कि जजमेंट इन पर्सोनम हो, चाहे लोकलक्षी निर्णय हो, पहली बात याद रखना है कि सभी निर्णयों को आप चैलेंज कर सकते हैं और उसका आधार सेक्शन 44 में दिया गया है। तो फिर बताइए, जजमेंट इन रेम को किन आधारों पर चैलेंज कर सकते हैं। तो पहला 44 के तीनों आधार देखिएगा। पहला क्या है कि न्यायालय की अक्षमता, दूसरा क्या है कपट, तीसरा है दूषण। इसके बाद आपका 41 में आ जाइएगा। 41 में एक पॉइंट भले आप न समझ पा रहे हो, वहीं फंसाता है कि निर्णय का अंतरिम होना, निर्णय का अंतिम होना। तो बताइए किस आधार पर चैलेंज कर सकते हैं कि ये निर्णय जजमेंट इन रेम नहीं है। तो बताइए, अभी बताया गया आपका निर्णय अंतिम होगा तब जजमेंट इन रेम होगा कि अंतरिम होगा। अंतिम। तो हम ये चैलेंज कर सकते हैं कि हजूर ठीक है, 4 विषयों पर फैसला आया है, लेकिन ये फाइनल फैसला नहीं है, ये क्या है, इंटरिम है। तो 41 में एक और आधार चैलेंज का मिल गया। वहीं दिमाग में टेक्निकल बातें निकालनी है, कौन सा आधार कि ये जो फैसला है क्या है, इंटरिम है। इस आधार पर भी चुनौती। भले आपके दिमाग में न जा रहा है, एक और आधार है कि हजूर ये जो जजमेंट है ये रेम में आता ही नहीं है, क्योंकि ये जो जजमेंट है फाइनल, ये जो 4 विषय दिए गए हैं, इन 4 विषयों से कहाँ है, बाहर। ये भी चैलेंज कर सकते हैं कि हजूर ये जजमेंट कैसा जजमेंट नहीं है, रेम या लोकलक्षी नहीं। क्यों? क्योंकि जो 4 विषय दिए गए हैं उससे ये क्या जा रहा है, बाहर। तो ये ऐसे ही 4 विषयों पर अगर अंतिम निर्णय दिया गया है तो ऐसे निर्णय को ही निश्चायक सबूत कहते हैं या लोकलक्षी निर्णय, सौरबंधी। अब क्रम फिर एक बार बताइए, तब एक एक शब्दों को चला जाए। बताइए पहला क्रम कौन है, प्रोबेट विषय। दूसरा कौन है, विवाद। तीसरा कौन है, नवाधिकरण। चौथा कौन है, दिवाला। अब एक एक करके समझिए। इस बस 4 शब्द अभी समझिए, आगे बेरक न पढ़िएगा, आगे वो आपका पढ़ा जाएगा। अगर सक्षम न्यायालय ने, तो आपका एक तो ये देखना है कि जो न्यायालय इन 4 विषयों में से किसी पर निर्णय दिया है वह उस मामले में फैसला देने में कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। अगर अक्षम है तो वह निर्णय रद्द हो जाएगा और 41 से कोई मतलब नहीं है। दूसरा आया कि किस विषय पर दिया गया हो, तो पहले प्रोवेट विषयक। तो पहले प्रोवेट को समझिए, तब तो भाई प्रोवेट जानेंगे। भाई नए लोग अच्छे समझें, थोड़ा कठिन है ये नहीं कि 41, फिर 43 भी थोड़ा कठिन आएगी। फिर नए लोग समझे, एक बार आराम से एकदम चल रहा है, कोई जल्दीबाजी नहीं इस धारा में। देखिए आपका एक उदाहरण बना लिया जाए। एक व्यक्ति हैं, इसके 3 पुत्र हैं, बी, सी तथा डी। ये जो एक पुत्र हैं, ये 2 बूंद वाला निकल गया और पूरा गहना वहना बेचकर अपने बीबी का, अपना जो पाया था मोटरसाइकिल दहेज में, यानी कि फटफटिया पाया था, वह भी बेच के 2 बूंद पी रहा है। अब लग रहा है कि बाप की संपत्ति भी बेचकर और 2 बूंद क्या है, पी रहा है। रोज बाप से झगड़ रहा है कि पैसा दो, बंटवारा करो। बाप की निजी संपत्ति, बाप ने सोचा कि चलो वसीयत लिख देते हैं कि मर्द हमारे जिंदा रहते तो भी कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन मरने के बाद अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये संपत्ति तीनों में बराबर बराबर क्या होगी, बटेगी। और वह भी बेचकर क्या करेगा, 2 बूंद ले लेगा। तो ऐसी दशा में
एक विल लिखता है। विल मतलब इच्छा पत्र लिखता है। इच्छा पत्र माने वसीयत लिखता है। और वसीयत में ये लिखता है कि मेरे मरने के बाद संपत्ति किसको मिलेगी, आधा आधा, बी और सी को, और डी को मैं अपने संपत्ति से क्या करता हूँ, वंचित। वसीयत तभी लागू होती है जब ए मर जाएगा, और वसीयत चूंकि अंतिम इच्छा होती है तो मरने से पहले ए चाहे तो वसीयत रद्द कर दे या नया वसीयत लिख दे, लेकिन मरने के पहले वाली जो अंतिम वसीयत है वही मान्य होती हैं, ये याद रखिए। वसीयत लिखने के बावजूद भी एक को पावर है कि वह अपनी संपत्ति दान दे दे, विक्रय कर दे। भले ये वसीयत लिखा है, अगर विक्रय कर देता है तो विक्रय मान्य होगा, वसीयत का अब कोई मतलब नहीं है, ये भी याद रखें। तो आइए देखा जाए, ऐसी दशा में ये मर गया तो पहले तो वसीयत के बारे में जितने प्रावधान हैं वे कवर करने हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो जहाँ तक वसीयत की बात है, कल आईपीसी में परसों बताया गया था कि वसीयत को आईपीसी की किस धारा में स्पष्ट किया गया है, 31 में। किस धारा में बताया गया था, 31। दूसरा, वसीयत के बारे में विस्तृत प्रावधान द इंडियन सक्सेशन एक्ट यानी कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में दिया गया है। और वसीयत की जो व्याख्या की जाती है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, निर्वचन किया जाता है, वह एविडेंस एक्ट के तहत नहीं, कानून द्वारा, बल्कि किस कानून द्वारा, तो आपका भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925। तो एविडेंस की धारा कौन कहती है कि जो एविडेंस में ये निर्वचन के नियम हैं दस्तावेज के, ये वसीयत में लागू नहीं होंगे। तो एविडेंस की एक धारा और पकड़िए, कौन बताती है, 100। अब जब ये वसीयत लिख रहा था तो 2 गवाह चाहिए, 2 साक्षी चाहिए, 2 विटनेस चाहिए। तो 2 विटनेस अब न कह के लीगल भाषा में याद रखिएगा, अटेस्टेड विटनेस यानी कि अनुप्रमाणक साक्षी। तो अनुप्रमाणक साक्षी आ जाए, मान लीजिए आपका बी तथा सी, ये दोनों आपका गवाह बन गए एक के वसीयत का, तो ये आपका क्या कहलाएंगे, अटेस्टेड विटनेस। तो अब बताइए, तुरंत आपका क्वेश्चन एविडेंस की धारा 68 से उठाना है। बी मर गया, मिल ही नहीं सकता, और केवल सी आकर गवाही दे दे, तो क्या काम चल जाएगा कि नहीं, चल जाएगा। यानी कि अनुप्रमाणक साक्षियों में से कितने साक्षी आकर न्यायालय में बयान दे दें तो काम चल जाएगा, पर्याप्त होगा। कम से कम कितना, एक। भाई दोनों ना मिले तो कितने को बुलाइए, कम से कम एक को। इसके बाद आपका जो वसीयत के बारे में पढ़ना है, 91। अब यहाँ वसीयत को प्रोवेट पहले दिलवाया जाए। अब देखिए आपका प्रोवेट भाई, तब तो ए मर जाता है। जब ए मर जाता है तो वह जो ए ने वसीयत लिखी थी, उस वसीयत को प्रशासन पत्र दिलवाया जाता है, प्रोवेट दिलवाया जाता है। प्रोवेट देने का अधिकार आपका डीजे को प्राप्त है, यानी कि सभी न्यायाधीशों को नहीं, जिला जज को प्राप्त है, डिस्ट्रिक्ट जज को। अर्थात उस वसीयत को जिला जज के पास प्रस्तुत किया जाएगा एक के मरने के बाद। जिला जज से मांग की जाएगी कि हजूर आप प्रोवेट दे दीजिए, इस वसीयत का प्रशासन पत्र दे दीजिए, ताकि मैं, और ये मान लीजिए कि ये वसीयत सही है, और आप प्रोवेट दीजिए ताकि इस वसीयत में कही गई
बातों के अनुसार एक ही संपत्ति का बंटवारा किया जाए। तो न्यायालय यानी कि जिला जज का न्यायालय एक प्रमाण पत्र दे देगा। प्रमाण पत्र क्या होगा कि ये वसीयत सही है और वसीयत के अनुसार संपत्ति का बंटवारा किया जाए, इसी को प्रोवेट कहते हैं। तो प्रोवेट किसको दिया जाता है? वसीयत को। कौन सक्षम है देने में? जिला जज, और कोई न्यायालय निचला नहीं है, याद रखें। तो जब ये प्रमाण पत्र दे दिया डीजे ने, तो फिर याद रखना है अब 91 आ जाइए। जहाँ भी जरूरत पड़े अब वसीयत पेश नहीं करना है। जो जिला जज ने क्या दे दिया है? प्रशासन पत्र, प्रोवेट दे दिया, उसी को पेश करते रहिए। मूल वसीयत की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सी धारा अप्लाई होगी? 91। और 91 का कौन अपवाद है? अपवाद है ना? देखिए तो पहला है कि दूसरा था शायद। एक बार देखिए भाई 91 का, जिन जिन वसीयतों को भारत में प्रोवेट मिल, हाँ, केवल भारत के लिए लागू होगा, आगे बताया जाएगा। मैंने सेक्शन याद रखे, कौन सा सेक्शन? 91। एक्सेप्शन कौन सा है? 2। अब आइए, अब 41 में आइए भाई, अब सही रहेगा क्योंकि अब भूमिका आप जान गए हैं। अगर सक्षम न्यायालय ने, तो फिर बताइए सक्षम न्यायालय कौन था प्रोवेट में भारत में? डीजे। अगर जिला जज के न्यायालय ने किसी वसीयत पर प्रोवेट दे दिया, प्रशासन पत्र दे दिया है, तो यह जो निर्णय होगा, अगर वह जिला जज ने प्रोवेट जो दिया है, अगर अंतिम निर्णय है उसका, अंतरिम नहीं, कैसा? अंतिम निर्णय है, तो आपका यह जो निर्णय होगा, एक तो निश्चायक सबूत होगा और दूसरा ये निर्णय व्यक्तिबंधी नहीं बल्कि क्या होगा? सर्वबंधी। इसका मतलब ये हुआ कि इस निर्णय से केवल बी और सी ही बाध्य नहीं होंगे बल्कि पूरा विश्व बाध्य होगा। यानी कि अगर विश्व का कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि ये आपका गलत है, तो उसके मुंह को बंद ये निर्णय कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि आपका, कह सकते हैं कि बी और सी पर ही ये निर्णय प्रभाव नहीं डालेगा। किस पर डालेगा? पूरे संसार पर। यानी कि पूरे संसार के मुंह को क्या कर देगा? बंद। याद रखे, केवल बी और सी प्रभावित नहीं होंगे बल्कि जजमेंट इन रेम का मतलब ये हुआ कि पूरा विश्व उस निर्णय से क्या है? बात। हाँ, तो प्रोवेट का जो प्रावधान है आपका, वसीयत फिर एक बार बता दिया जाए भाई। वसीयत की जो व्याख्या होगी और इत्यादि बातों के बारे में विस्तृत प्रावधान एविडेंस में नहीं है। ये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 से ही कवर होगा, चाहे व्याख्या करना हो या इत्यादि। तो यहाँ से कवर नहीं, यहाँ तो हल्का फुल्का है, ज़्यादा तो प्रोवेट इत्यादि उसी में मिलेगा, उत्तराधिकार में ही जाएगा। उसी कानून में व्यापक वर्णन है, यहाँ तो सीमित दायरा है। अगला देखिए भाई, आपका दूसरा विषय है आपका विवाह पर। अगर विवाह संबंधी मामला था और सक्षम न्यायालय ने उस मामले में अंतिम फैसला दे दिया, तो यह इस बात का अकाट्य तर्क होगा, यह फैसला निश्चायक सबूत होगा, यह फैसला लोकलक्षी होगा, विश्वव्यापी होगा, सर्वबंधी। अब आइए देखा जाए, यानी कि ए और बी, ए और बी आपका मान लीजिए ए पुरुष है और बी स्त्री है। इस बात को लेकर डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया कि ए और बी विवाहित हैं कि नहीं है, और सक्षम न्यायालय ने ये फाइनल डिसीजन, अंतरिम नहीं, हम लगातार, कौन सा डिसीजन? अगर फाइनल डिसीजन दे दिया कि ए और बी दोनों विवाहित हैं, तो ये निर्णय, केवल इस निर्णय से केवल ए बी बाध्य नहीं होंगे, क्योंकि यह निर्णय जजमेंट इन रेम है
यानी कि पूरा विश्व बाध्य होगा। यानी कि अब विश्व का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ए बी विवाहित नहीं है या बी ए की रखैल हैं या दोनों बिना विवाह के साथ साथ रह रहे हैं। ये कोई किसी को कहने का मौका नहीं दिया जाएगा। सबके मुंह को ये निर्णय क्या कर देगा, बंद। देखिए क्वेश्चन और निकल गया, क्योंकि सबके मुंह को ये क्वेश्चन बंद कर रहा है, पूरे विश्व के मुंह को। तो ऐसी दशा में स्टापेल में भी एक पूछा जाता है। जो ये विबंध होता है, देखिए एक विबंध यहाँ भी निकलेगा आपका। ये जो विबंध होता है, यहाँ से क्वेश्चन देखिए भूमिका में ही बताना चाहिए था, लेकिन एक पॉइंट दो पॉइंट कभी काल मिस हो जाते हैं। देखिए जहाँ तक स्टापेल की बात है, विबंध का मतलब कि मुकरने से रोक देना, यानी कि मुकरने से रोक देना। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो बात तुम कहे हो उस बात से अब न मुकर। तो विबंध आपका तीन प्रकार का होता है। एक आचरण द्वारा, यानी कि तुमने पूर्ववर्ती आचरण ऐसा दर्शाया है कि तुम्हारे आचरण के आधार पर बाद में कुछ कहने से क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। तो ये कवर होगा आपका एविडेंस की धारा, आपका नहीं, एविडेंस की धारा 115, 116 और 117। जो एविडेंस में स्टापेल दिया गया है वह पूर्ण नहीं है, वह केवल आचरण द्वारा विबंध है। दूसरा विबंध होता है स्टापेल बाय डीड, यानी कि विलेख द्वारा। विलेख का मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी दस्तावेज में कोई बात लिखी है और आप मुकरना चाहते हैं, तो आपको मुकरने से क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। इस विबंध को हम क्या कहेंगे, स्टापेल बाय डीड, यानी कि विलेख या दस्तावेज द्वारा उत्पन्न विबंध। टीपीए की सबसे अच्छा उदाहरण इसमें बनता है आपका 43 का बनता है, जहाँ की विलेख द्वारा उत्पन्न विबंध का क्या किया गया है, प्रावधान। इसके बाद तीसरा विबंध होता है न्यायालय के निर्णय द्वारा उत्पन्न विबंध। यही आपको पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। यानी कि ऐसा विबंध जो न्यायालय के निर्णय द्वारा उत्पन्न होता है, अर्थात एक बार किसी विषय पर फैसला आ गया तो व्यक्ति को रोक दिया जाता है कि वह उसी विषय पर दोबारा आपका मामला दायर न करे, या न्यायालय को भी रोका जाता है कि आप दोबारा फैसला न दीजिए। तो जो ये न्यायालय के निर्णय से भी स्टापेल उत्पन्न होता है, उसका बंटवारा कर लीजिए। पूछा जा सकता है 41। एक आपका अभिलेख द्वारा विबंध, यानी कि स्टापेल बाय रिकॉर्ड, और एक अर्ध अभिलेख द्वारा विबंध, यानी कि क्वासी रिकॉर्ड, यानी कि एक अभिलेख द्वारा और एक अर्ध अभिलेख द्वारा। तो जो ये जजमेंट इन रेम होते हैं, ये अभिलेख द्वारा उत्पन्न विबंध हैं, और जो ये परसोनम नेचर के होते हैं निर्णय, वह अर्ध अभिलेख द्वारा। यानी कि फिर एक बार हम बताएंगे, यानी कि जो ये 40 में 41 में जो प्रावधान दिए गए हैं, ये अभिलेख द्वारा उत्पन्न विबंध हैं। धारा 40 में अर्ध अभिलेख और धारा 41 में अभिलेख। तो इसको हम आगे और बताएंगे धारा 115 में। लेकिन स्टापेल यहाँ भी समाहित हैं, किसके निर्णय से, न्यायालय के। तो फिर बैक होइए, हम विवाह बता रहे थे, फिर एक बार समझिए भाई। अगर सक्षम न्यायालय ने अंतिम फैसला दे दिया है कि ए और बी विवाहित हैं, तो यह फैसला कंक्लूसिव प्रूफ होगा।
पूरा विश्व मानने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। विश्व का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये फैसला आपका कह सकते हैं कि हम नहीं मानेंगे। तो रेम का मतलब ये हुआ कि कौन बाध्य होगा, पूरा विश्व। तीसरा आया जाए नवाधिकरण। नवाधिकरण के मामले में आपका बिहार इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना है। पहले नवाधिकरण शब्द को समझिए। नवाधिकरण का मतलब ये होता है कि जो समुद्र में जहाज़ों की टक्कर से जो विवाद उत्पन्न होते हैं वह नवाधिकरण के अंतर्गत आते हैं। यानी कि समुद्र में आपका दो जहाज़ों की टक्कर होती है और उस टक्कर के कारण या आपका युद्ध में कोई जीता गया माने पोत है या जहाज, यानी कि कुल मिलाकर जो समुद्र में जहाज़ें हैं उनको लेकर घर्षण या टक्कर इत्यादि को लेकर अगर विवाद उत्पन्न होता है तो वह नवाधिकरण में आता है। दूसरा पॉइंट जो अच्छे से याद रखना है, ऐसे मामलों में जो जुरिडिक्शन हमारे यहाँ है वह लोअर कोर्ट को न देकर हाई कोर्ट को दिया गया है। अर्थात अगर समुद्र में भारत के समुद्र के किनारे दो जहाज़ों की टक्कर या कुछ विवाद होता है तो ऐसी दशा में मामला डायरेक्ट कहाँ जाएगा, उच्च न्यायालय। दूसरा नियम याद रखना है। अब आपका तीसरा नियम याद रखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आसपास तो कोई समुद्र है ही नहीं, तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट को नवाधिकरण के मामले में जुडिक्शन प्राप्त होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब दूसरा नियम देखिए, केवल उन उच्च न्यायालयों को ही ये पावर दिया गया है जिनके एरिया के अंदर या क्षेत्राधिकार के समीप आपका समुद्र है। तो चूंकि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर कहीं भी समुद्र नहीं है तो उत्तर इलाहाबाद हाई कोर्ट को नवाधिकरण के मामले में अधिकारिता नहीं है। तीसरा क्वेश्चन बिहार में पूछा गया था, अच्छा कि क्या पटना हाई कोर्ट को नवाधिकरण के मामले में अधिकारिता है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा है। अब क्यों है इसका तर्क देना पड़ेगा। क्योंकि पहले पटना हाई कोर्ट था नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट से ही कवर होता था। बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट से अलग किया गया पटना हाई कोर्ट 1916 है ना। देखिए एक बार देखिए तो भाई, सन पूछा गया था, हल्का सा मिस कर रहा है हमें। एक बार नेट पर देखिए तो हुआ। हाँ नहीं, 16 है कि 19 से हल्का सा हमें कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसको देख लिया जाए भाई, क्योंकि 1% संदेह खतरनाक होता है। एक बार चेक करिए तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, अपने आप आ जाएगा। 16 दिया है नेट पर। नेट पर भाई चेक करिए, एक बार चेक करिए तभी आपका आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक बार गलत हो जाने। चलिए ठीक है भाई, आपका देखिए 1916 में कलकत्ता हाई कोर्ट से अलग करके पटना हाई कोर्ट की स्थापना की गई और जो अधिकारिता कलकत्ता हाई कोर्ट की थी वे सभी अधिकारिता किसको मिल गई? पटना हाई कोर्ट को। अतः ऐसी दशा में भले बिहार राज्य के आसपास कोई समुद्र न हो, फिर भी बिहार के हाई कोर्ट को नवाधिकरण के मामले में क्या है? जुडिक्शन। क्यों जुडिक्शन है? क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट की सभी अधिकारिता किसको मिल गई? पटना को। उसी से अलग किया गया। अगर नया गठित होता तब भाई नहीं रहती। तो 16 ठीक तो है, 16 ही तो मैं बता रहा हूँ भाई। 9 फरवरी छोड़िए, वो तो अलग बात है। आपका सन पर्याप्त है 1916। आगे बढ़ा जा, अंतिम दिवाला देखा जाए भाई। आपका जो चौथा है आपका दिवाला।
यानी कि इंसॉल्वेंटी कह सकते हैं, दिवालिया हो जाना। तो किस व्यक्ति को हम कहेंगे कि वह दिवालिया हो गया? पहले तो ये जानिए, जो व्यक्ति अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ हो जाता है, जनरली बताया जा रहा है, उतना डिटेल में नहीं जाया जाएगा, उसे हम दिवालिया कहते हैं। तो अब आइए, या पूरा ऋण नहीं चुका पाएगा, तो आइए देखा जाए आपका फिर एक बार उदाहरण दिवालिया का। देखिए, मान लीजिए कि सहारा कंपनी है, सहारा पर ही चला जाए, सबसे अच्छा है। सहारा कंपनी है, कई अरब रुपया लोगों से वसूल कर रखी है। सहारा के जो सुब्रत राय हेड हैं, वह कोर्ट में ये मांग कर सकते हैं कि हजूर, जितना रुपया हम लिए हैं आपका, मने लोगों का, उतना लौटा नहीं सकते। तो मान लीजिए कि 10 अरब लिए हैं, हम तो केवल 4 अरब ही लौटा सकते हैं, और 6 अरब लौटाने की क्षमता मुझ में नहीं है। तो अब किया क्या जाएगा? तो सुब्रत राय कोर्ट में जाकर ये मांग करें कि हमें दिवालिया घोषित कर दिया जाए, क्योंकि हम अपना पूरा ऋण चुकाने में क्या है, असमर्थ। तो न्यायालय सुब्रत राय को दिवालिया घोषित करेगा। तो जब कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाता है, तो जो ये उसकी पूरी संपत्ति रहती है, अब उसकी संपत्ति नहीं रही। पहला नियम, उसके लिए एक लिक्विडेटर या परिसमापक नियुक्त होता है। परिसमापक ऐसे दिवालिया व्यक्ति के पूरी संपत्ति की देखरेख करेगा, उसको कब्जे में लेगा, नीलाम करवाएगा, बेचवाएगा, और जो पैसा आएगा वो उधार जो दिए हैं या जो जमा किए हैं उनमें बांटा जाएगा। तो मान लीजिए कि भाई पैसा देने दिया गया है 10 अरब रुपया मान लीजिए, और बेचने से संपत्ति आई 4 अरब, तो भाई कितना का नुकसान गया? 6 अरब का। अब कोई बात नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति अब क्या हो चुका है, दिवाली। अब कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं बता दूं। लेकिन अब आगे बढ़िए। अब ये आपका 10 अरब रुपया है, मैंने 10 अरब लौटाना है, और पैसा कितना है? 4 अरब। यही तो हुआ। कितना लौटाना है लोगों को? 10 अरब। कहाँ लौटा ही रहे हैं, किसी को लौटा नहीं रहा सहारा। और पैसा आपका 4 अरब आया, तो अब पंजीरी जैसे बांटा जाएगा, यानी कि जो अधिक पैसा दिया रहेगा उसे अधिक, और जो कम दिया रहेगा कम, यानी कि प्रपोर्शनल, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आनुपातिक वितरण होगा। और आपका सीपीसी की धारा आपका 73 के तहत, याद रखिए, आनुपातिक वितरण की धारा के तहत सीपीसी की कौन सी धारा है? 73। अब अगला नियम यहाँ देखिए। तो जब ये दिवालिया हो गया और सक्षम न्यायालय ने ये फाइनल डिसीजन दे दिया कि ए को हम क्या घोषित करते हैं, दिवाली, तो ये निर्णय एक तो कंक्लूसिव प्रूफ होगा, अकाट्य तर्क होगा कि ये दिवालिया हो गया है। दूसरा प्रभाव, इस निर्णय का दूसरा प्रभाव ये होगा कि पूरा विश्व इस बात को मानने के लिए बाध्य होगा कि ये अब क्या हो गया है, दिवालिया। अब कहे एक आदमी नहीं, ये निर्णय किसके खिलाफ लागू हो रहे हैं? तो पूरे विश्व के खिलाफ। अब आपका अगला शब्द देखिए भाई, चारों शब्द बता दिया गया। दिवाला अधिकारता के प्रयोग में दिया हुआ अंतिम निर्णय, आदेश या डिक्री। तो जो इन 4 विषयों पर सक्षम न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है, आर्डर दिया है, डिक्री दिया है, वह इंटरिम होनी चाहिए कि फाइनल होनी चाहिए? फाइनल। इंटरिम में काम नहीं करेगा। इंटरिम अगर है तो वह आपका लोकलक्षी निर्णय होगा कि नहीं? नहीं। अगला देखिए, आदेश या डिक्री जो किसी व्यक्ति को या से कोई विधिक हैसियत प्रदान करती हैं,
या विधिक हैसियत ले लेती हैं, या जो सर्वज्ञ के किसी भी निर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध किसी व्यक्ति को किसी ऐसी हैसियत का हकदार बनाती हैं या ऐसी चीज का हकदार बनाती हैं, तब सुसंगत हैं। जब किसी ऐसे विधिक हैसियत या ऐसे चीज पर किसी ऐसे व्यक्ति के हक का अस्तित्व सुसंगत है और ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री कुछ बातों का कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि यह व्यक्ति ऐसी हैसियत रखता था, ऐसी हैसियत नहीं रखता था, यह इस चीज का हकदार था, इस चीज का हकदार नहीं था, इस बात का क्या होगा? कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ माने इसे काटा नहीं जा सकता। एक उदाहरण फिर देखिए कंक्लूसिव प्रूफ का। अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया कि ए और बी विवाहित हैं, तो यह इस हैसियत को बताता है, हैसियत रखते हैं यानी कि पति पत्नी की हैसियत रखते हैं। अब इस बात का ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा, कोई विश्व का कोई भी व्यक्ति अब इस हैसियत से इनकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 4 विषयों पर अंतिम निर्णय, डिक्री, आदेश क्या घोषित किए गए हैं? लोकलक्षी तो हैं ही, और ये कैसे निर्णय हैं? निश्चायक, यानी कि अब इसे काटा, लेकिन फिर याद रखिए काटा जा सकता है और कुछ अपवादिक दशा है, निर्णय ही आप रद्द करा सकते हैं, तो निर्णय रद्द करा दीजिए। तो फिर आपका अगला क्वेश्चन भूमिका में बताया था 1 लाइन 2 लाइन का, तब अगली धारा चला जाए कि सर्वबंधी निर्णय पर किन आधारों पर आपत्ति की जा सकती है। तो धारा 44 सबके लिए बनी है 3 आधारों, और 2 आधार थोड़ा अलग से जोड़ दीजिएगा कि हजूर ये जो निर्णय है ये इंटरिम है और सर्वबंधी के लिए क्या होना चाहिए? अंतिम। 5वां आप आधार बता दीजिएगा कि जो 4 विषय हैं इन विषयों के अलावा ये निर्णय है, यानी कि 4 विषयों से कहाँ जा रहा है? बाहर। तो जैसे ही बाहर जाए वो सर्वबंधी होगा कि नहीं? नहीं होगा। अब आइए आपका 41 के बाद 42 शॉर्टकट में ही पढ़ना रहता है, 2-4 मिनट में ये भी हम निपट जाएगी। 42 सेक्शन देखिए भाई, आपका 42 में जो क्वेश्चन बनता है वह आपका जो क्वेश्चन बनता है 42 में, पहले मॉडल बना लिया जाए तब बैरक देखा जाए। यहाँ से आपका इलस्ट्रेशन भी कभी काल पूछा जाता है। देखिए फिर एक बार सामान्य नियम देखिए। पहला जो सामान्य क्वेश्चन बनता है कि न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय या प्रीवियस जजमेंट, तो फिर कल मैं बताया था, फिर वही मैं दोहरा रहा हूँ, रेलेवेंट होते हैं यानी कि साक्ष्य में सुसंगत होते हैं। दूसरा विसंगत होते हैं यानी कि इरेलेवेंट होते हैं। तीसरा ऑप्शन सुसंगत होते हैं तथा निश्चायक भी होते हैं। और चौथा ऑप्शन सुसंगत होते हैं लेकिन निश्चायक नहीं होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन के आधार पर ये नहीं क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है पूरा 40 से लेकर और 44 तक को मिलाते हुए पूछा है। अगर सेक्शन अलग अलग दे दे तो अलग अलग नियम, और पूरा एक में समाहित कर दे तो वह नियम अलग चलाइएगा। तो बताइए कल बताया गया था, क्या मार कर आप पाएंगे कि सुसंगत हैं लेकिन निश्चायक नहीं। अब फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। किस धारा के तहत आने वाले निर्णय सुसंगत भी होते हैं और निश्चायक भी? तभी तो बताया गया। कौन सी धारा पिछली थी? 41। यानी कि फिर एक बार देखिए, किस सेक्शन के तहत आने वाले निर्णय सुसंगत भी होते हैं और कंक्लूसिव भी, अकाट भी, तो कौन सा धारा मारेंगे? 41। हो सकता है मॉडल पूछ ले, तो आपका अगर सेक्शन स्पेशली दे
तब तो भाई मॉडल चेंज होगा। 41 में आ जाए तो सुसंगत भी, और क्या, निश्चायक। अगला ये, लोक प्रकृति के मामलों में दिए गए निर्णय का प्रभाव क्या होता है। तो जो पब्लिक नेचर के मामले होते हैं उनमें जो निर्णय दिए जाते हैं वह सुसंगत होंगे, ये 42 बताएगी, लेकिन निश्चायक नहीं होंगे। तो यानी कि इसका मतलब, मैं एक उदाहरण भी बताया था कल, आपका कुएं का पानी वाला, कि पूरा गांव कुएं से पानी पीता है कई सालों से, ए के दरवाजे पर कुआं है, बी गया पानी लेने, ए ने रोक दिया बी को। तो ऐसी दशा में अब जो आपका पूछा जाता है कि बी मुकदमा किया, बी जीता, और ये हुआ कि ये कुआं सार्वजनिक है, तो बताइए आपका सार्वजनिक है तो लोक प्रकृति का मामला हो गया कि व्यक्तिगत। लोग, फिर सी गया पानी भरने, फिर इन्हें रोक दिया, फिर गया मुकदमा सी करने, और सी कह रहा है कि हजूर बी भी इसी मुद्दे पर मुकदमा किया था, देखिए न्यायालय ने निर्णय दिया है। तो जो बी और ए में मुकदमा पहले चला था इसी पानी को लेकर, तो क्या बी के पक्ष में दिया गया निर्णय साक्ष्य में सी अपने पक्ष में प्रस्तुत कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। लेकिन बी के पक्ष में जो निर्णय दिया गया था यदि 41 में आ जाता तो क्या हो जाता, निश्चय। और 41 से बाहर करिए, लेकिन मामला कैसा है, पब्लिक नेचर का, तब किस धारा में आएगा, 42। यानी कि अगर मामला पब्लिक नेचर का है, माने समाज का है, और वह विषय 41 में नहीं आते, किस, तो 41 में नहीं आते, और लोक प्रकृति से मामला जुड़ा है, उस पर फैसला दिया गया है, तो कौन सा सेक्शन लागू होगा, 42। तो ऐसे निर्णय क्या होंगे, पूर्ववर्ती निर्णय सुसंगत होंगे कि नहीं, और निश्चायक होंगे कि नहीं, 42 में नहीं, केवल 41 वाला ही निश्चायक हो गया, 42 वाला नहीं। अब दृष्टांत वही भूमि पर अत्याचार के लिए दिया है, पूछा जाता है, फिर देखिए, मान लीजिए ए एक रास्ते से जा रहा था, बी ने मुकदमा कर दिया ए पर कि ये हमारे जमीन में बिना हमसे पूछे ट्रेसपास कर लिया है, अत्याचार किया है, मैंने बिना हमारी सहमत के हमारी जमीन में क्या किया है, प्रवेश। ये तर्क देता है कि सार्वजनिक भूमि है, ये आम रास्ता, हमें जाने का क्या है, अधिकार है, ये जीतता है और बी हार जाता है। तत्पश्चात पुनः सी उसी रास्ते से जाता है, फिर भी आपत्ति करता है कि मेरी जमीन है, फिर सी मुकदमा करता है। तो अब ये समस्या है कि अगर जो ये पहला निर्णय दिया गया था क्या 41 में आता है, तो अगर 41 में नहीं आता और मामला लोक प्रकृति से जुड़ा है, यानी कि एक आदमी से नहीं, समाज से या बहुत से आदमी से, तो पहले उसी विषय पर निर्णय आया है और उसी विषय को लेकर पुनः क्या हो गया, विवाद। तो क्या ए और बी में जो निर्णय दिया गया था वह निर्णय धारा 42 में सुसंगत होगा कि नहीं होगा, लेकिन अकाट्य नहीं होगा, यानी कि रेलेवेंट तो है लेकिन निश्चायक नहीं होगा, यही मारना है। अब 43 आ जाइए, अब 43 सही रहेगा। 43 में 43 आइए भाई, तो दो उदाहरण याद रखिएगा, एक कुएं का पानी वाला पूछ सकता है और दूसरा अत्याचार वाला। 43 आइए, धाराओं 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत होंगे। तो धारा 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रियां विसंगत हैं, यानी कि सुसंगत नहीं है, अर्थात साक्ष्य में प्रयोग नहीं की जाएगी जब तक कि
यानी कि एक तो सामान्य नियम क्या निकला ये जानिए। तो अब बेयर एक्ट पकड़ने का प्रयास करिए, आपका ऐसे कई जगह आपका उल्टा सीधा शब्द मिलेंगे। यानी कि अगर निर्णय 40 में आ जाए तब पूर्ववर्ती निर्णय सुसंगत, अगर 41 में आ जाए तब सुसंगत, और 42 में आ जाए तब। अगर कोई फैसला पूर्ववर्ती है और इससे कहा जा रहा है बाहर, तो सामान्यतः वह विसंगत होगा। उसे पूर्ववर्ती निर्णय के रूप में क्या उसे साक्ष्य में पेश किया जाएगा कि नहीं? नहीं। लेकिन लेकिन लग गया, किंतु लग गया, जब तक कि मतलब ये हुआ कि दो ऐसी कंडीशन 43 में और दी गई हैं जहाँ की जो प्रीवियस जजमेंट होता है वह रेलेवेंट बनाया गया है, भले ही वह 40, 41 और 42 से कहाँ चला जाए बाहर। तो आपका पूर्ववर्ती निर्णय अगला क्या है? अगर फैक्ट इन इशू हो या विवादक तथ्य हो, और पांचवा क्या हो कि वह अन्यथा सुसंगत हो, अदर वाइज रेलेवेंट हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए। सामान्य नियम ये है कि पूर्ववर्ती निर्णय विसंगत होते हैं। वे सुसंगत तभी होंगे जब या तो धारा 40 में सेट कर दीजिए, या 41 में, या 42 में, या वह निर्णय ही फैक्ट इन इशू हो, या वह अन्यथा सुसंगत हो। अन्यथा मतलब कि निर्णय के रूप में नहीं, बल्कि किसी अन्य दूसरे रूप में। अब एक एक करके समझिए भाई। आपका 40 में कब आएगा? तो बता ही दिया गया है, न्यायालय का ऐसा पूर्ववर्ती निर्णय जो किसी न्यायालय को बाद वाले मुकदमे के या तो संज्ञान पर रोक लगा देता है या किस पर? विचारण पर। तो ऐसे प्रीवियस जजमेंट क्या होंगे? रेलेवेंट। 41 आइए। अगर 4 विषयों पर आपका कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अंतिम यानी कि फाइनल डिक्री आर्डर या जजमेंट दे दिया है, तो वह भी आपका धारा 41 में क्या होंगे? रेलेवेंट और निश्चायक भी होंगे। 41 में एक और जोड़ते रहेगा, क्या होंगे? निश्चायक। अगर सेक्शन 42 में पब्लिक नेचर का मामला था, पूर्ववर्ती निर्णय दिया गया था उसी विषय पर, तो वह पूर्ववर्ती निर्णय रेलेवेंट तो होगा लेकिन कंक्लूसिव नहीं होगा। और धारा 43 तो निकल गया। अब आपका क्या बचा है? अगर वह निर्णय उस निर्णय पर ही डिस्प्यूट हो, तो आपका फिर एक बार देखिए। यानी कि कब कोई पूर्ववर्ती निर्णय फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य कहा जाता है, तो सबसे पहले दिमाग में फैक्ट इन इशू को बैठाना है कि विवादक तथ्य होता क्या है। तो एक पक्षकार डिमांड करता है और दूसरा क्या करता है? डिनाई, जनरली। तो आइए निर्णय पर डिमांड डिनाई कराइए। और सीआरपीसी में भी जो लोग शाम को आ रहे हैं, आपका बताया गया था कि जो पूर्ववर्ती निर्णय है, बताइए वह आपका आरोप में कब तक लगाया जा सकता है? तो दंडादेश देने के पूर्व कभी भी। आपका कन्विक्शन हो गया अभियुक्त का, अब दंड देना है, तो उसके पहले ये जो पूर्ववर्ती निर्णय है क्या होंगे? रेलेवेंट। तो पूर्ववर्ती निर्णय अभियोजन ने पेश किया और ये कहा कि हजूर जो जिसको आप दोष सिद्ध किए हैं, यह अपराध एक बार पहले भी कर चुका है, सजा भी पा चुका है। तो ऐसी दशा में अभियोजन डिमांड करता है कि ये निर्णय देखिए, एक बार यह पहले भी सजा पा चुका है, अभियुक्त उससे डिनाई करता है, तो प्रोसिक्यूशन मांग करे। और कौन डिनाई करता है? अभियुक्त।
यानी कि जो सबसे अच्छा उदाहरण है कि पूर्ववर्ती निर्णय ही विवादक तथ्य हैं, ये प्रीवियस कन्विक्शन का है या प्रीवियस एक्विटल का है, यानी कि पूर्व दोष सिद्धि या पूर्व दोष मुक्ति का। क्योंकि अभियोजन कहेंगे कि ये एक बार सजा पाया है, तुरंत अभियुक्त कहे कि नहीं हजूर हम कभी इस मामले में सजा नहीं पाए हैं, तो ए ने मांग किया उस निर्णय पर कि ये निर्णय आया है और अभियुक्त कह रहा है कि ऐसा हमारे खिलाफ कोई निर्णय, तो वही निर्णय अब क्या हो जाएगा, विवादक तथ्य। अन्यथा पर आइए, अन्यथा पर देखिए कैसे पढ़ा जाता है भाई। अदरवाइज शब्द हमेशा एक क्वेश्चन बन रहा है, चाहे आपका बिहार हो चाहे यूपी हो, अदरवाइज जहाँ जहाँ शब्द कानून में आता है एक क्वेश्चन आपका जरूर बन रहा है। अदरवाइज जहाँ भी आए तो उसको आपका अन्यथा अगर शब्द आए तो आपका एक लाइन और याद रखिए, अन्यथा का मतलब ही हुआ कि अन्य आधारों पर, अन्यथा मतलब कि दूसरे आधारों पर या उससे भिन्न आधार पर। तो अन्यथा का मतलब जहाँ जहाँ भी आएगा तो वह आपका रिजुडियरी प्रावधान होता है, अर्थात आपका अवशिष्ट प्रावधान होता है, अवशेषी प्रावधान होता है, सामान्य प्रावधान कहा जाता है, सादा प्रावधान। फिर एक बार याद रखिए, अन्यथा जहाँ भी शब्द आए उसी से कुछ बातें निकलती हैं। पहले दो तीन बातें कोरिलेट करिए जो पूछा गया है। जैसे कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन देखा जाए, अनुच्छेद 356 के तहत कोरिलेट करिए कि राष्ट्रपति को जब यह बिलीव हो जाए, बिलीव मतलब विश्वास हो जाए, विश्वास मतलब कि समाधान हो जाए, क्या बिलीव हो जाए कि किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति को विश्वास कैसे होगा, किसकी रिपोर्ट पर होगा, या तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर। बिहार का क्वेश्चन है, यही पूछा था, किसकी रिपोर्ट पर। एक और शब्द लिखा है, भले आप ना पकड़िए, या अन्यथा। अन्यथा शब्द व्यापक वे हैं, हो सकता है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल साठ गांठ कर ले, जो 44 में हम बताएंगे, आपस में मिल जाए और मुख्यमंत्री कानून का उल्लंघन करे, संविधान का, राज्यपाल रिपोर्ट ही न भेजे, तो अन्यथा का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति को किसी भी अन्य तरीके से अगर जानकारी मिल जाती है कि इस राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है वह फेलोर हो गया है, तो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो भाई पूछा गया था किसकी रिपोर्ट पर, तो राज्यपाल के, ठीक है। लेकिन यहाँ आगे बढ़ सकता है कि राज्यपाल की रिपोर्ट पर, अन्यथा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तब तो भाई आंसर चेंज होगा, केवल राज्यपाल न मारकर क्या मारना है, दोनों। इसी प्रकार अन्यथा पर जो जो क्वेश्चन बने हैं पहले वही बताया जाए आपका, तब भाई मेन मेन क्वेश्चन ये बन चुके हैं क्वेश्चन। अन्यथा पर जे में आपका बना था क्वेश्चन सीपीसी के आदेश 20 के नियम 19 के उपनियम 3, सीपीसी का आर्डर आर्डर 20 का रूल 19 का सब रूल 3 से बना था। इक्विटेबल सेटअप या सामयिक प्रतिसाधन या सामयिक मुजराई कहाँ दी गई है, तो जो ये शब्द अन्यथा लिखा गया है और कोई नहीं, कौन सा शब्द लिखा है, अन्यथा, इसी से एक मुजराई निकलती है, कटौती कहा जाता है, सामयिक। फिर अन्यथा शब्द आप एविडेंस की धारा 11 में भी देख सकते हैं, तो 11 अन्यथा देख ही रहे हैं, अन्यथा का मतलब अदरवाइज। फिर आपका विशेषज्ञ की राय में 46 हम पढ़ेंगे, अन्यथा शब्द तमाम जगह है। यहाँ अन्यथा थोड़ा अब एविडेंस की धारा 43 से कवर करिए।
अन्यथा का मतलब ये हुआ कि न तो 40 में वह निर्णय आया पूर्ववर्ती, न ही 41 में, न ही 42 में, और न ही उस पूर्ववर्ती निर्णय पर कोई डिस्प्यूट है, माने विवाद है। तो क्या वह पूर्ववर्ती निर्णय साक्ष्य में सुसंगत आप बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं। अगर किसी अन्य सेक्शन में उसे आप सेट कर दीजिए, तो कुछ सेक्शन तो सेट किया जाए। तो दो उदाहरण मैं बता रहा हूँ जहाँ की आपको सेट करना है निर्णय को। एक उदाहरण मैं धारा 8 का बता रहा हूँ और दूसरा आपका धारा 13 का कौन सा क्लाज का ए का। तो धारा 13 ए कहती है कि जो ट्रांजैक्शन होता है या जो पूर्ववर्ती प्रथा रूढ़ के बारे में संव्यवहार हुए हैं, जो इतिहास हैं, वह भी सुसंगत हैं। तो अगर किसी प्रथा या रूढ़ पर न्यायालय पहले ही एक बार निर्णय दिया है, तो वह उस प्रथा रूढ़ के ट्रांजैक्शन, संव्यवहार और नेट पर सर्च करेंगे तो लेन देन, ऐसा व्यवहार को क्या कहते हैं? लेन देन के रूप में क्या होगा? सुसंगत। तो आप पूर्ववर्ती निर्णय को 40 से 43 तक में न लाइए, कहाँ रेलेवेंट बना दीजिए, अन्यथा में आपका 13 के किस क्लाज में 8। तो ये अन्यथा मने वहां से कहाँ ले जाइए बा। सबसे उत्तम उदाहरण आपका धारा 8 का मिलता है। सबसे उत्तम उदाहरण देखिए, लास्ट लाइन। ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया कि बी हमारे घर में चोरी किया था और इसको चोरी के लिए न्यायालय दंडित करे। न्यायालय बी को ए के घर में चोरी के लिए दंडित करता है। ए बी जो आपका बी जो नहीं, हाँ, बी जो दंडित हुआ है वह जेल की सजा काटने के बाद बाहर आता है और ए की हत्या कर देता है। अब समस्या ये आई कि जो पूर्ववर्ती मामला था जिसमें बी को ए के घर में चोरी के लिए दंडित किया गया था, क्या वह पूर्ववर्ती निर्णय न तो 40 में आता है, न 41 में, न ही 42 में, और न ही आपका विवादक तथ्य है? तो आपका अभियोजन अन्यथा सुसंगत बना ले, यानी कि इन धाराओं से कहाँ किसी जाए धारा में सेट करें। तो सबसे अच्छा उदाहरण 8 का है। किस रूप में सेट कर सकता है? हेतु। हेतु यानी कि आपका मोटिव। मोटिव का मतलब ये हुआ कि वह कौन सी बात है जो व्यक्ति को बार बार क्या करती हैं? उत्प्रेरित करती हैं। वही मोटिव कहलाता है, हेतु कहलाता है। तो अब बी को यह बार बार बात मन ही मन उत्प्रेरित करती थी कि हमारे खिलाफ निर्णय आया है, ए ने हम पर चोरी का इल्जाम लगाया, कोर्ट से हमें सजा दिलवा दिया है, अतः ए को हम छोड़ेंगे नहीं। तो जो ये पूर्ववर्ती निर्णय है ये 40 से 44 तक में नहीं सुसंगत बनाएंगे। धारा 8 में किस रूप में? मोटिव के रूप में। जरूर ये पूर्ववर्ती निर्णय है और इस निर्णय के कारण ये बार बार इसका मन क्या हो रहा था? उतावला कि हम बी की क्या करेंगे? हत्या करेंगे, क्योंकि बी ने हमें चोरी के लिए एक बार क्या दिलवाया है? सजा। ये निर्णय देखिए जिसमें बी को क्या मिली थी? सजा। तो आपका अन्य भी धाराएं हो सकती हैं भाई, उदाहरण केवल 2 बताया गया। कौन कौन? एक 8 में और एक 13 ए में। 11 में भी जा सकता है आपका, और भी धाराओं में जा सकता है, नोट्स में है, क्योंकि भाई आपका पूरा आपका बताना मुश्किल है। अब जो अगला क्वेश्चन मैंने इसमें कल बताया जाएगा 43 का दृष्टांत, एक बार पढ़ कर आइएगा, क्योंकि वैसे भी समझ में दृष्टांत नहीं आता 43 का, और ना आए तो उसका हम उपाय बताएंगे, रट्टा मार कर जाइए, और कोई उपाय नहीं है, मैं बताऊंगा।
लेकिन भाई आप ना आए तो रट्टा मारकर कल इसको बताया जाएगा दृष्टांत, क्योंकि पूरा दृष्टांत रट्टा